सो हम लोग स्ट्रक्चर एंड यूनियन पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग 2 क्लासेस स्ट्रक्चर यूनियन का हो चुका है। स्ट्रक्चर यूनियन का लास्ट क्लास है। हम लोग स्ट्रक्चर यूनियन बेसिक्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मतलब किसी स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर के अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे जिसमें बोले थे जैसे कंटेनरशिप प्रॉब्लम लास्ट पॉइंट था जो रह गया था डिस्कशन के लिए। इसमें नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इसमें ध्यान एक सैंपल प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे करते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, उसको स्ट्रक्चर नेम यूज करते थे और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस के अंदर उसका मेंबर्स वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। उसके बाद बाहर में स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, नॉर्मल स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते थे। यहाँ देखिए नेस्टेड स्ट्रक्चर है। एक कंप्लीट प्रोग्राम दे दिए, ये तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। पहला ये हेडर फाइल है stdio, दूसरा है string.h हेडर फाइल है। इसमें देखिए स्ट्रक्चर में देखिए हम लोग स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते थे string.h, पता है कि हेडर फाइल है, stdio.हेडर फाइल है, दोनों है। इसमें स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए क्या करते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम देते थे, उसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। अभी इसको थोड़ा देर के लिए, इसको जो यहाँ से इतना को थोड़ा देर के लिए अभी आप लोग इग्नोर कर लीजिए। पहले इतना जो यहाँ से यहाँ तक अभी इग्नोर करिए। बाकी को देखिए, इसमें जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, उसका स्ट्रक्चर का नेम देते थे, उसके बाद उसका मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। यहाँ पर देखिए इंट आईडी एक मेंबर वेरिएबल है, कैर नेम मेंबर वेरिएबल हुआ, 2 मेंबर वेरिएबल है। इसको भी इग्नोर कीजिए क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर ये स्ट्रक्चर है। नॉर्मल स्ट्रक्चर इसी तरह से डिक्लेयर करते थे। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, स्ट्रक्चर का नेम देते थे, उसके अंदर में मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और उसका क्लोजिंग ब्रेस से क्लोज करके सेमीकोलन से एंड कर देते थे। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते थे। और इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, कैसे करते थे, बाहर में या उसके साथ में कर सकते हैं। यहाँ पर में स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते या उसके अलग से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्ट इम्प्लॉय E1 ये आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा, इसको जो इग्नोर करने को बोल रहे थे इसको हटाइए। अब देखिए इसमें हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, एम्प्लॉय एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसमें पहला मेंबर वेरिएबल का आईडी हो गया, उसका डेटा टाइप प्रिंट है, दूसरा मेंबर वेरिएबल नेम लिए है, और तीसरा मेंबर वेरिएबल के जगह पे क्या कि स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर थर्ड मेंबर जो है स्ट्रक्चर है। इसका पहला मेंबर इसका आईडी है, दूसरा मेंबर नेम है, और थर्ड जो मेंबर है वो खुद एक स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर एक तीसरा मेंबर इसका स्ट्रक्चर है, उसका नेम क्या है, डेट दिए। थर्ड मेंबर स्ट्रक्चर है तो इसको भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होगा। उसके लिए भी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किए और स्ट्रक्चर का नेम डेट दे दिया। और इस डेट जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया, इसके अंदर देखिए हम लोग 3 मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट dd, इंट mm और इंट 4 टाइम्स y। यहाँ पर 3 मेंबर्स वेरिएबल है, किसके अंदर है, डेट के अंदर है। और इसका जो डेट स्ट्रक्चर डिफाइन किए हैं, उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल डीओजी हम लिए हैं। डीओजी साथ में डिक्लेयर करते, 2 तरीका से बताए थे स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, या तो स्ट्रक्चर जब डिफाइन करते थे उसी समय या बाद में भी करते हैं। यहाँ तो साथ में देखिए जो डेट स्ट्रक्चर डिफाइन किए थे उसके साथ ही स्ट्रक्चर वेरिएबल डीओजी है, और dd mm और 4 टाइम्स y जो है उसका मेंबर वेरिएबल है। किसका मेंबर वेरिएबल है, इस अंदर वाले स्ट्रक्चर का। और जो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है, बाहर वाले स्ट्रक्चर का मेंबर का वेरिएबल है। जो आउटसाइड का स्ट्रक्चर, आउटसाइड स्ट्रक्चर, बाहर का स्ट्रक्चर क्या है, एम्प्लॉय डिफाइन किए, उसमें 3 मेंबर आपने डिक्लेयर किए। पहला जो है आईडी मेंबर है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरा मेंबर जो है नेम है, और थर्ड मेंबर जो है खुद स्ट्रक्चर है, तीसरा मेंबर स्ट्रक्चर है, उसका नेम क्या है, डेट, उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल डीओजी है। और इस जो स्ट्रक्चर है उसका भी तो कुछ मेंबर होगा अंदर वाले स्ट्रक्चर का, तो अंदर वाले स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल dd mm y है 4 टाइम्स। इसको एक्सेसिंग कैसे करते हैं, तो देखिए ये अंदर वाला स्ट्रक्चर था, तो अंदर वाले स्ट्रक्चर का क्लोजिंग यहाँ पर है, और डीएजी उसका मेंबर स्ट्रक्चर वेरिएबल साथ में डिफाइन कर दिए हैं। और बाहर वाले स्ट्रक्चर का यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, बाद में डिक्लेयर किया है। ये बाहर वाला स्ट्रक्चर का क्लोजिंग है, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर का क्लोजिंग है, क्लोजिंग के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल भी है, और बाहर वाले स्ट्रक्चर के साथ यहाँ स्ट्रक्चर वेरिएबल नहीं है। इसको जब रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार डिक्लेयर कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए आपका ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर देखिए स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पर तो नहीं डिक्लेयर किए थे, यहाँ पर डिक्लेयर किए स्ट्रक्चर वेरिएबल।
उसके लिए क्या करते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे। स्ट्रक्चर का नेम, आपका स्ट्रक्चर का नेम क्या है, एम्प्लॉय लिए थे, यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का नेम है, और उसका जो भी देते थे वो स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम है। इवन जो है आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है, इवन जो है आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है। और एक मिनट, इस लाइन को अभी थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ये लाइन आप लोग यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए। और एक ये भी, ये दूसरे पर्पज से ये है रहेगा, इसको भी हटा दीजिए। हाँ अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें हमने क्या किया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इवन एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए बाहर वाला स्ट्रक्चर का। अब ध्यान दीजिए, उसका देखिए इसमें हमें यहाँ इसको नहीं हटाना है, इसको रहने देना, इसको कोई सुनिए उसमें। हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या स्ट्रक्चर के अंदर कितना मेंबर था, पहला मेंबर आईडी था, दूसरा मेंबर नेम था, और तीसरा मेंबर खुद स्ट्रक्चर था। पहला मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या करता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल कर देते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है, इवन, इवन डॉट आईडी करेंगे, इवन डॉट आईडी करेंगे तो इवन डॉट आईडी क्या असाइन किया, इवन डॉट आईडी असाइन कर लिए 101, मतलब ये इम्प्लॉय का आईडी 101 असाइन कर लिए। पहला का तो नॉर्मल था, मेंबर वेरिएबल था। दूसरा जो मेंबर वेरिएबल नेम है और स्ट्रक्चर वेरिएबल इवन है, तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, इवन डॉट नेम से। तो इवन डॉट नेम में देखिए, इवन डॉट नेम में इम्प्लॉय का नेम कर देते। इसके लिए क्या करते, स्ट्रिंग है तो इसके लिए क्या डायरेक्ट असाइन नहीं करते थे, लास्ट क्लास में बता चुके थे कि उसके लिए क्या करते, strcpy स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज करते थे। strcpy उसका वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम आपका क्या है, इवन डॉट नेम, और उसके बाद जो भी इम्प्लॉय का नेम रहता था डबल कोट में देते। इस तरह से क्या हुआ, इम्प्लॉय का नेम में ये असाइन हो गया, इम्प्लॉय आईडी असाइन हो गया, इम्प्लॉय नेम असाइन हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड जो मेंबर वेरिएबल है वो अपने आप में खुद से स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर 3 मेंबर्स वेरिएबल है, तो इसको एक्सेस करना रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर का तो नेम इवन है, इवन डॉट, उसके बाद ये तो स्ट्रक्चर वेरिएबल इवन हुआ, उसके बाद अंदर वाला स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है, डीओजी। इस केस में आपको इसको एक्सेस करना हुआ था, इवन डॉट डीओजी डॉट डी। देखिए स्ट्रक्चर वेरिएबल पहले नॉर्मल रहता था, क्या था, इवन डॉट मेंबर वेरिएबल कर, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है, तो बाहर वाला स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट अंदर वाला स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल। मतलब यहाँ पर बाहर वाला स्ट्रक्चर वेरिएबल इवन है, और अंदर वाला स्ट्रक्चर वेरिएबल डेट का स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है, डीओजी है, और उसके बाद मेंबर वेरिएबल डी एम एम 4 टाइम्स वाई है। इसको एक्सेस करने वाला क्या होगा, बाहर का स्ट्रक्चर वेरिएबल इवन, अंदर का स्ट्रक्चर वेरिएबल डीओजी, इवन डॉट डीओजी डॉट डी, इवन डॉट डीओजी डॉट एम एम, इवन डॉट डीओजी डॉट 4 टाइम्स वाई। इस तरह से अंदर वाले जो स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना होगा। तो थर्ड टाइम में क्या होगा, यहाँ देखिए, इवन डॉट बाहर का स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट डीओजी, अंदर वाला स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट अंदर वाले का मेंबर वेरिएबल, इवन डॉट डीओजी डॉट डी में हमने 02 असाइन किया। उसके बाद इवन डॉट डीओजी डॉट एम में 01 असाइन किया, और इवन डॉट डीओजी डॉट वाई 4 टाइम्स वाई में 2019 असाइन किया। इस तरह से हमने असाइनमेंट क्या किया, इस तरह से आपको कितना होगा, ये पहला मेंबर वेरिएबल आईडी, दूसरा मेंबर वेरिएबल नेम, और थर्ड यहाँ पर जो है मेंबर वेरिएबल क्या है, डी एम एम और वाई, क्योंकि ये स्ट्रक्चर वेरिएबल खुद अपने आप में, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है बाहर का के लिए मेंबर वेरिएबल, लेकिन इसके इस स्ट्रक्चर के अंदर ये खुद अपने आप में एक मेंबर वेरिएबल है। इसको एक्सेस करने के लिए कैसे बोलते हैं, बाहर का स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट अंदर का स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल। इस तरह से हमने क्या किया, पहला में इवन डॉट आईडी में इम्प्लॉय का आईडी असाइन कर लिया, दूसरा में इम्प्लॉय का नेम असाइन करें, और थर्ड में क्या है, इम्प्लॉय का डेट, मंथ और ईयर, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक तरह से है, इम्प्लॉय 1 का डेट ऑफ ज्वाइनिंग डॉट डी। तो इस तरह से इसको अपने प्रिंट लेना होगा। तो आउटपुट के लिए क्या करेंगे, पहले तो इम्प्लॉय को आईडी दे, प्रिंट एफ इम्प्लॉय आईडी जो परसेंटेज दी, इवन डॉट आईडी थे, इवन डॉट आईडी में जो स्टोर हुआ है 101 स्टोर हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, 101। इस तरह से आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा 101, ठीक है। और नेस्टेड स्ट्रक्चर बता रहे हैं, 101 आपका हो गया। नेक्स्ट क्या था, इम्प्लॉय का नेम, इम्प्लॉय नेम इज इक्वल परसेंटेज एस इवन डॉट नेम, इवन डॉट नेम में जो भी होगा यहाँ पर इम्प्लॉय नेम यहाँ पर
दिए हैं तो वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर एम्प्लॉय नेम। उसके बाद क्या है, e1.dog.dd में असाइन किए थे 02, उस तरह से क्या है, एम्प्लॉयर डेट ऑफ ज्वाइन इज इक्वल टू %d किए, तीनों प्रिंट कर रहे हैं। तो क्या क्या है, dd को प्रिंट कर रहे हैं, mm को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब डेट मंथ और ईयर को प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह क्या है, e1.dog.dd स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल। और यहाँ तो क्या स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर था, उसके बाद और भी कर सकते, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर रहता, तो उसके में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल 1 डॉट स्ट्रक्चर वेरिएबल 2 डॉट स्ट्रक्चर वेरिएबल 3 डॉट मेंबर वेरिएबल। तो इस तरह से डॉट ऑपरेटर लगा के आप कंटेनरशिप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर को। यहाँ पर तो दो ही स्ट्रक्चर है, बाहर वाला स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट, अंदर वाला स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट, अंदर वाला मेंबर वेरिएबल। e1.dog.dd के लिए इसके लिए आउटपुट प्रिंट आएगा। यहाँ पर जो असाइन है 02 है, तो 02 आ जाएगा, इस तरह से 02 आ जाएगा डेट के लिए। e1.dog.mm में क्या स्टोर किया 01, तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लैश बीच में यूज किए तो 02/01/ईयर ईयर में क्या है 2019, तो यहाँ पर 2019। इस तरह से ये आपका एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट कर दिया। यहाँ में एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोनों तो नॉर्मल मेंबर वेरिएबल है, ये क्या है, ये भी मेंबर वेरिएबल है। यहाँ पर मेंबर वेरिएबल डीओजी मेंबर वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर के लिए क्या है, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। अंदर वाले स्ट्रक्चर के लिए तो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, लेकिन बाहर वाले के लिए तो पूरा का पूरा होल क्या है, एक मेंबर कहलाएगा ना, एम्प्लॉय जो स्ट्रक्चर उसका ये मेंबर वेरिएबल कराएगा। लेकिन ये DDMMY क्या है, क्लास हो या देखिए ये दो तो नॉर्मल मेंबर वेरिएबल था, तीसरा क्या था, ये मेंबर वेरिएबल, लेकिन उसका टाइप क्या है, स्ट्रक्चर टाइप का है। इस तरह से क्या होगा, बाहर वाले स्ट्रक्चर के लिए 3 मेंबर वेरिएबल और अंदर वाले स्ट्रक्चर के लिए भी 3 मेंबर वेरिएबल। इस तरह से अंदर वाले स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना क्या होगा, बाहर वाले स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट, अंदर वाले स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल, उसके बाद मेंबर e1.dog.dd, इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर होगा। आप यहाँ और भी नेस्टिंग बढ़ा सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको क्या कर डॉट ऑपरेटर लगा खाली एक्सेस करने से कर सकते हैं, करते जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल 1 डॉट स्ट्रक्चर वेरिएबल 2 डॉट मेंबर वेरिएबल, तो वहाँ पर क्या स्ट्रक्चर वेरिएबल 1 डॉट स्ट्रक्चर वेरिएबल 2 डॉट स्ट्रक्चर वेरिएबल 3 डॉट स्ट्रक्चर वेरिएबल 4 डॉट, मतलब जितना स्ट्रक्चर उसके अनुसार स्ट्रक्चर वेरिएबल बाहर से अंदर की ओर चलते जाएंगे डॉट ऑपरेटर लगा के, और लास्ट में मेंबर वेरिएबल इस तरह से एक्सेस हो जाएगा। इस तरह से आप नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है यूज ऑफ टाइप डेफ कीवर्ड। कीवर्ड एक टाइप डेफ आता है, इसका यूज क्या है, टाइप डेफ कीवर्ड यूज करके आप अपना ओन डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप लोग क्या है इनबिल्ट डेटा टाइप पढ़ते आते थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब पढ़ते आ रहे थे, डबल, लॉन्ग, ये सब पढ़ते आ रहे थे। लेकिन आप इसको टाइप डेफ कीवर्ड यूज करके आप अपना ओन एक अपने ओन डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ओन डेटा टाइप जो है कि कोई एक स्पेशल नया डेटा टाइप नहीं हो, बस उसी का आप नेमिंग जस्ट करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, टाइप डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, आप उसका एग्जिस्टिंग डेटा टाइप देंगे, उसका न्यू डेटा टाइप जो आप नेम करना चाहते हैं। जैसे नॉर्मल पहले जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल था, इसमें क्या है, ये तो हेडर फाइल है, उसका देखिए हेडर फाइल के बाद क्या है, टाइप डेफ कीवर्ड यूज करेंगे। अब इंट जो है आपका एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है, और न्यू डेटा टाइप का नेम दे दिया हम इंटीजर दे दिए हैं, ये आपने न्यू डेटा टाइप का नेम दे दिए यहाँ पर। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंट में नहीं तो प्रोग्राम आपका इंटीजर जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, कैसे करते थे, इंट कीवर्ड यूज करते थे, उसका वेरिएबल नेम करते थे। यहाँ का आपका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, हमने अपना इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन कर लिए हैं। कैसे डिफाइन किए, टाइप डेफ ओल्ड डेटा टाइप जो डेटा टाइप होता है उसका अपने नया डेटा टाइप इंटीजर दे दिए, पूरा नाम दे दिए आप यहाँ, और कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपके अनुसार मैटर करता है। इंटीजर के बजाय आप IN कैपिटल में पूरा INTJ लिख सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता है, बस आपने अपने नेम दे दिए। अब इसको जब डिक्लेयर करना होगा तो क्या होगा, जैसे कीवर्ड यूज करते थे, इंट करते थे, यहाँ पर तो क्या कीवर्ड यूज इंटीजर, उसका वेरिएबल नेम यहाँ VAR कर दिया, उसमें साइन कर लिया 500 वैल्यू। इस तरह से इसको प्रिंट करके क्या करेगा 500 आउटपुट मिल जाएगा। ये आपने बस एक डेटा टाइप डिफाइन किया, लेकिन ये डेटा टाइप एक्चुअल में सिर्फ आप उसका रीनेमिंग करते हैं, नया डेटा टाइप कोई डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि अब देखिए इंटीजर का ही बस नेमिंग कर दिया, जैसे हम लोग इंट यूज करते रहते थे, यहाँ पर आपने इंटीजर यूज करते हैं। ये टाइप डेफ से क्या करते हैं आप नया डेटा टाइप एक तरह से
एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से नया डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंट यूज करते थे तो उसके लिए हमने क्या है, टाइप डेफ, ओल्ड डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप। न्यू डेटा टाइप इंटीजर हो गया, तो आप न्यू डेटा टाइप से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। न्यू डेटा टाइप इंटीजर से वेरिएबल डिक्लेयर, इंटीजर यहाँ पे इंटीजर var इक्वल 500, जैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं इंटीजर a इक्वल टू 200, उसका प्रिंट करेंगे a को, तो नॉर्मली जैसे पहले वर्क करता था वैसे ये भी वर्क करेगा। बस आप लोग जैसे प्रोग्राम को ज्यादा क्लियर करने के लिए आप कर सकते, जैसे इंट लगता था, जैसे इंटीजर, जैसे आपको बेटर लगता है कि इंटीजर है ये, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको इंटीजर लिखना चाहते हैं, तो उसके इसमें क्या है, टाइप डेफ इंट, पूरा आप इंटीजर जैसे टाइप डेफ से कर लिए हैं, उसका इंटीजर करके आप जितना वेरिएबल डिफाइन कीजिएगा ये इंटीजर की तरह ही काम करेगा। इस तरह टाइप डेफ का हम यूज स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए कैसे करते हैं, यूज ऑफ टाइप डेफ इन स्ट्रक्चर। ध्यान ये पहले हम लोग प्रीवियसली तो ये बता चुके हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नेम हुआ, ये आपने यहाँ पर मेंबर्स वेरिएबल, रोल नेम, मार्क्स, मेंबर्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये तो नोन है, पहले बता चुके थे। उसके बाद क्या करते थे, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने क्या करते थे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2 S3 आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल, ये आपका पुराना पहले का तरीका है जो पढ़ते आ रहे थे। लेकिन टाइप डेफ यूज करके स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसमें देखिए टाइप डेफ करके, इसमें तो कोई इशू नहीं था, 3 मेंबर वेरिएबल था और यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। टाइप डेफ यूज करके स्ट्रक्चर में कैसे वर्क कर सकते हैं, कुछ नहीं, टाइप डेफ पहले कीवर्ड एक लगा दीजिए टाइप डेफ, उसके बाद स्ट्रक्ट, जो कीवर्ड है स्ट्रक्ट स्टूडेंट एज इट इज था, उसके बाद आप जो जैसे मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, इंट रोल, कैर नेम, इंट मार्क्स, ये आपका मेंबर्स वेरिएबल है। उसके बाद जैसे टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट दिए थे, हम फिर देखिए नया डेटा टाइप का भी नाम हम यहाँ पर स्टूडेंट दे दिया, आप यहाँ पर नया डेटा टाइप कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे ये आपका पुराना डेटा टाइप क्या था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट था पुराना डेटा टाइप, यही ना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट पुराना डेटा टाइप है, उसका नया डेटा टाइप क्या कर दिए, सिर्फ स्टूडेंट नेम दे दिए, और भी कुछ भी नेम दे सकते थे। अब देखिए इसमें क्या करते, पुराना डेटा टाइप कर रहा था तो उसका मेंबर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2 S3 करते थे। इन पुराना डेटा टाइप क्या था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसको नया डेटा टाइप नाम क्या कर दिए हैं, स्टूडेंट दे दिए हैं, नए डेटा न्यू डेटा टाइप हो गया। अब आपको जब भी इसका मेंबर स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा क्या करेंगे, स्टूडेंट S1 S2 S3, पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट S1 S2 S3 लिख दीजिएगा, आप इस तरह से डिक्लेयर करें, ताकि उनका पुराना डेटा टाइप तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, उसके लिए नया डेटा टाइप स्टूडेंट किया, स्टूडेंट के आप कुछ मान लीजिए आप नेम अगर STD लिख देते हैं, जैसे ये यहाँ पर जो स्टूडेंट लिखे हैं ये वाला, यहाँ पर अगर STD लिख देते तो आपको जब नया डेटा मेंबर स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते यहाँ पर करना होगा STD S1 S2 S3, इस तरह से। जैसे पुराना वाला में क्या कह रहे हैं, टाइप डेफ पुराना डेटा, ओल्ड डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, टाइप डेफ ओल्ड डेटा टाइप इंट था, न्यू डेटा टाइप इंटीजर लिखे। उसी तरह इसमें भी देखिए स्ट्रक्चर में सेम है, टाइप डेफ ओल्ड डेटा टाइप आपका स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, न्यू डेटा टाइप स्टूडेंट है, न्यू डेटा टाइप से ओल्ड डेटा टाइप से क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 S2 S3 करते थे, न्यू डेटा टाइप क्या आपका स्टूडेंट S1 S2 S3। इस तरह से आप स्ट्रक्चर में भी टाइप डेफ यूज करके स्ट्रक्चर वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, बार बार आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं होगा, जो न्यू डेटा टाइप नेम किए हैं उसके अनुसार आप बार बार एक्सेस इसको इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट की जगह आप और भी यूज कर सकते थे जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन यहाँ स्टूडेंट के लिए तो स्टूडेंट ही नेम सूटेबल लगे, इसलिए हमने इसका डेटा टाइप का नेम स्टूडेंट ही दे दिया। इसे समझाने के लिए आपको ये मत समझिए कि यहाँ स्टूडेंट दिए हैं तो यहाँ भी स्टूडेंट देना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या क्या स्टूडेंट के STD दे देते थे, तो यहाँ पर STD S1 S2 S3 यूज कर सकते हैं। बस खाली सूटेबल नेम स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट लग रहा था इसलिए हमने यहाँ स्टूडेंट दे दिया, आपने यहाँ सब स्मॉल यूज किया है। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एस कैपिटल लगा देते हैं, बाकी सब स्मॉल लगा देते हैं, उस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या होगा, न्यू डेटा टाइप का नाम क्या होगा, कैपिटल STUDENT। उस तरह से आपको न्यू डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद क्या होगा, कैपिटल STUDENT S1 S2 S3, मतलब जो न्यू डेटा टाइप का नेम देंगे यहाँ पर उसी के अनुसार आपका इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, डिजाइनेटेड इनिशियलाइजेशन। इसमें देखिए हम लोग एक तरह से बताते हैं, इसमें हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नेम ABC दिए, उसमें 3 मेंबर्स वेरिएबल हैं X Y Z, तीनों का डेटा टाइप इंटीजर है। इसमें हम बताना क्या चाहते हैं, यहाँ बताएं, समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं। उसका आपने ये मेन फंक्शन इनिशियलाइज को कोई सुन, देखिए स्ट्रक्ट ABC, ये तो करना होगा, अगर टाइप डेफ कर देते तो ABC तो सिर्फ ABC यूज करते हैं, स्ट्रक्ट ABC नहीं यूज करते। यहाँ पर नहीं डिफाइन किया टाइप डेफ से, स्ट्रक्ट ABC ए आपका इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल हो गया। और देखिए यहाँ स्ट्रक्चर वेरिएबल
डिक्लेयर करने के साथ साथ उसको हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। इनिशियलाइज कैसे करें? स्ट्रक्ट एबीसी इक्वल टू ए, क्या है? स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्चर नेम, स्ट्रक्चर वेरिएबल ए हुआ इक्वल टू 10, 20, 30, 3 मेंबर्स वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उसके लिए 10, 20, 30 कर लिया। ये तो आपने डायरेक्टली जैसे सीक्वेंस में एक्स वाई जेड का वैल्यू असाइन हो गया, एक्स इक्वल 10, वाई इक्वल टू 22, जेड इक्वल टू 30 असाइन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए डिजाइनेटेड इनिशियलाइजेशन मतलब आप जिसको किसी भी ऑर्डर में इनिशियलाइज करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हैं। सेकंड में देखिए स्ट्रक्ट एबीसी, उसका बी आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ ऑर्डर में नहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं, ऑर्डर तोड़ के इनिशियलाइज कर रहे हैं। ऑर्डर में तो एक्स वाई जेड है, लेकिन हम यहाँ इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं वाई एक्स जेड को से। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल बी है, बी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर डॉट वाई इज इक्वल टू 20 कमा दिए, डॉट एक्स इज इक्वल टू 10 कमा देके डॉट जेड इज इक्वल टू 30। इस तरह से आप डॉट ऑपरेटर लगा के डिजाइनेटेड इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपको सीक्वेंस में सीक्वेंस ब्रेक करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस ब्रेक करके आप इनिशियलाइज कीजिएगा आपको डॉट ऑपरेटर के साथ ही मेंबर वेरिएबल में असाइन करना है। आपका मेंबर वेरिएबल एक्स वाई जेड है और सीक्वेंस ब्रेक करके इनिशियलाइज कर रहे हैं तो डॉट वाई इक्वल टू 20 किए, डॉट एक्स इक्वल टू 10 किए, डॉट जेड इक्वल टू 30। अब देखिए प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं एक्स वाई जेड को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो पहला स्ट्रक्चर वेरिएबल ए है, तो ए के अनुसार एक्सेस करेंगे तो ए डॉट एक्स, ए डॉट वाई और ए डॉट जेड प्रिंट होगा। यहाँ पर प्रिंट है परसेंटेज डी, परसेंटेज परसेंटेज डी, ए डॉट एक्स, ए डॉट वाई और ए डॉट जेड। इसमें तो कोई इशू नहीं था, 10, 20, 30 एक्स वाई जेड में साइन हो गया था। इसमें आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 10, 20, 30 मिलेगा। और सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में तो सीक्वेंस में नहीं इनिशियलाइज किए, लेकिन देखिए सीक्वेंस नहीं इनिशियलाइज किए, लेकिन फिर भी क्या किए? डॉट वाई इक्वल 20 किए हैं, डॉट एक्स इक्वल 10 किए हैं, डॉट जेड इक्वल 30 किए। अब यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। मेंबर वेरिएबल कैसे स्ट्रक्चर एक्सेस करते हैं? स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पर क्या है? बी, बी डॉट मेंबर वेरिएबल एक्स, बी डॉट एक्स, बी डॉट एक्स परसेंट यहाँ प्रिंट करें, बी डॉट एक्स, बी डॉट एक्स का वैल्यू क्या असाइन किए थे? 10। तो यहाँ पर भी बी डॉट एक्स के लिए आउटपुट यहाँ 10 मिलेगा, इसमें भी 10 ही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हम सीक्वेंस ब्रेक करके लेकिन असाइन तो किए हैं एक्स के लिए 10 ही। फिर बी डॉट वाई, बी डॉट वाई में क्या असाइन करें? 20, तो इसमें 20 मिलेगा। और डॉट जेड में क्या किया था? 30 था। बी डॉट जेड एक्सेस करेंगे इस तरह से 30 मिलेगा। तो दोनों केस में आपको आउटपुट 10, 20, 30 मिलेगा, लेकिन आप दोनों तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? आपको डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर नहीं लगाए थे, डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिए थे 10, 20, 30, तो ये सीक्वेंस में जैसे जिस ऑर्डर में 10, 20, 30 असाइन कर ले। दूसरे में क्या था? हमने सीक्वेंस ब्रेक करके पहले हम वाई को असाइन किए, उसके बाद एक्स को असाइन किए, उसके बाद जेड को असाइन किए। उस केस में क्या करना होगा? आपको डॉट ऑपरेटर लगा के करना होगा। डॉट वाई इक्वल टू 20, डॉट एक्स इक्वल 10, डॉट जेड इक्वल 30। यही बताना चाहते थे इसमें, डिजाइनेटेड इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब आप सीक्वेंस ब्रेक करके आप चाहे तो किसी को भी किसी भी ऑर्डर में इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉट ऑपरेटर लगाना होगा, नहीं तो आपको ऑर्डर में इनिशियलाइज करना होगा तो ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट जिस ऑर्डर में वेरिएबल डिक्लेयर हुआ उसके अनुसार असाइन कर लेगा। थोड़ा सा इसमें साइज ऑफ स्ट्रक्चर में आप लोग को बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ बता देते हैं। स्ट्रक्चर का साइज कैसे करते हैं? इसमें 3 मेंबर वेरिएबल था, तीनों मेंबर वेरिएबल का साइज ही स्ट्रक्चर का साइज हो जाता है। यहाँ देखिए कैरेक्टर 3 मेंबर वेरिएबल है, ए बी सी। ए कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर और सी इंटीजर है। आप जानते हैं कि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है और यहाँ पर मान लिया इंटीजर आपका सिस्टम 4 बाइट ले रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का साइज कितना हो चाहिए? 4, 1 + 1 + 4 इक्वल टू टोटल 6 बाइट होना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चर का साइज यहाँ पर 6 बाइट नहीं होकर कुछ और होता है। ऐसा क्यों आता है बताते हैं। देखिए उसके लिए आपने स्ट्रक्चर पैडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा 5 मिनट का समझा देते हैं। स्ट्रक्चर पैडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? देखिए ये पॉइंट्स कुछ नहीं, आपका जो स्ट्रक्चर कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर लगा होता है, मतलब जिसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू डज नॉट रीड 1 बाइट एट ए टाइम। सीपीयू जो आपका रीड करता है 1 बाइट एक बार में रीड नहीं करता। वो क्या करता है? वो एक बार में एक वर्ड रीड करता है। एक वर्ड कहने का मतलब क्या है? देखिए इट रीड्स 1 वर्ड एट ए टाइम। प्रोसेसर डज नॉट रीड 1 बाइट एट ए टाइम। 1 बाइट क्या होता है? 8 बिट को 1 बाइट बोलते हैं। कंप्यूटर सीपीयू है, बाइट वाइज रीड नहीं करता है, वर्ड वाइज रीड करता है। अब वर्ड कहने का सेंस किसको हम लोग यहाँ एक वर्ड 1 वर्ड बोलते हैं? 1 वर्ड बोलने का मतलब होता है आपको, देखिए कंप्यूटर में होता है 32 बिट प्रोसेसर लगा होता है, 64 बिट प्रोसेसर लगा होता है, ये सब होता है। If we have a 32 bit processor, then it means it can access 4 byte at a time, which means word size is 4 byte। 32 बिट प्रोसेसर मतलब 32 बिट प्रोसेसर मतलब कितना बाइट प्रोसेसर है? 8 बाइट प्रोसेसर है।
4 बाइट प्रोसेसर, क्योंकि देखिए 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट हो तो 32 बिट इक्वल टू 4 बाइट। यहाँ आपका 32 बिट प्रोसेसर है तो कितना बाइट का होगा? 4 बाइट। मतलब इस केस में आपका वर्ड साइज 4 बाइट होगा। 64 बिट प्रोसेसर है, मतलब क्या होगा? 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, तो मतलब 64 बिट इक्वल टू 8 बाइट। इस केस में आपका वर्ड साइज क्या होगा? 8 बाइट। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि आपका कंप्यूटर होता है सीपीयू, एक बार में एक वर्ड को एक्सेस करता था। यहाँ वो जनरली मान लो कंसीडर करते हैं 32 बिट प्रोसेसर है, 32 बिट प्रोसेसर है तो उसका वर्ड साइज क्या होगा? 4 बाइट होगा। मतलब एक बार वन टाइम में 4 बाइट एक्सेस करेगा, 1 बाइट को नहीं 4 बाइट को एक्सेस करेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखिए स्ट्रक्चर के साइज के साथ। आगे देखिए इसमें, देखिए इस केस हम लोग को क्या होना चाहिए? 1 बाइट और 4 बाइट, मतलब टोटल स्ट्रक्चर साइज 6 बाइट होना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है? सीपीयू वन साइकिल में, देखिए इन वन सीपीयू साइकिल कैर ए कैर बी एंड 2 बाइट्स ऑफ कैर सी एक्सेस। देखिए 32 बिट आर्किटेक्चर लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम मान लेते हैं, थोड़ा देर थोड़ा शायद 5 मिनट में अभी फिनिश हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम अगर 32 बिट प्रोसेसर है तो उसका वर्ड साइज 4 बाइट हुआ मतलब एक बार वन सीपीयू साइकिल में 4 बाइट एक्सेस करेगा। तो 4 बाइट एक्सेस करेगा तो 1 बाइट ऑफ ए का एक्सेस कर लिया, 1 बाइट ऑफ बी का एक्सेस कर लिया और 2 बाइट ऑफ सी का एक्सेस कर लिया। तो 2 बाइट कितना होगा? टोटल 4 बाइट वन सीपीयू साइकिल, और सी का 2 बाइट तो बच गया। इस केस में तो देखिए यहाँ पॉइंट देखिए, इन वन सीपीयू साइकिल ए बी कैर बी एंड 2 बाइट ऑफ कैर सी कैन बी एक्सेस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद कैर ए एंड कैर। देखिए कैरेक्टर ए और कैरेक्टर बी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन सीपीयू साइकिल में कैर ए और कैर बी भी एक्सेस हो जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ सपोज आपको सिर्फ सी को एक्सेस करना होगा, सी को एक्सेस करने के लिए क्या होगा? सी का था देखिए, एक सीपीयू वन सीपीयू साइकिल में सिर्फ ये पार्ट एक्सेस होगा, क्या 1 बार में तो 4 बाइट एक्सेस होता है, तो यहाँ 1 बाइट 2 बाइट, ये क्या होगा? 3 बाइट 4 बाइट, टोटल 4 बाइट वन सीपीयू साइकिल में एक्सेस होगा और 2 बाइट के लिए अनदर सीपीयू साइकिल चाहिए। इस तरह से क्या होगा? एक वेरिएबल को एक्सेस के लिए वन वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा? वन वेरिएबल को एक्सेस, अब सपोज आप सी को एक्सेस करना रहता है, देखिए वन सीपीयू साइकिल में ये पार्ट एक्सेस होगा, सी का पार्ट है यहाँ और यहाँ 2 बाइट एक्सेस होगा, और अगला सीपीयू साइकिल में ये दोनों बाइट एक्सेस होगा। इस तरह से क्या होगा? एक सिंगल वेरिएबल को एक्सेस के लिए 2 सीपीयू साइकिल लग रहा है। लेकिन ऐसा तो ये प्रॉब्लम वेस्टेज ऑफ सीपीयू साइकिल है ये एक तरह से। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या देखिए इस केस में क्या है जब भी हम सी को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो सी देखिए आधा फर्स्ट सीपीयू साइकिल में सी का ये पार्ट एक्सेस होगा और सेकंड सीपीयू साइकिल में सी का ये पार्ट एक्सेस होगा, लेकिन ओवरऑल 4 बाइट है। इससे क्या, व्हेनेवर वी वांट टू द वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल सी, 2 cycles are required to access the contents of C in first CPU cycle ये एक्सेस होगा और सेकंड CPU साइकिल ये होगा। इस तरह से क्या है? ये अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ CPU साइकिल हो रहा है। जबकि इसको क्या है, एक वन CPU साइकिल में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन 2 CPU साइकिल में हमको लग रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या हो, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पैडिंग इंप्लीमेंट किया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ पैडिंग में क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ पैडिंग में क्या करते हैं ए और बी के लिए यहाँ 1 बाइट हो गया, और यहाँ जो 2 बाइट है उसको एम्प्टी छोड़ के उसके बाद से यहाँ पर थर्ड वेरिएबल को 4 बाइट है उसको यहाँ असाइन कर लिया। इससे क्या हुआ? ये आपका लिया कैरेक्टर ए 1 बाइट लिया, कैरेक्टर बी 1 बाइट लिया, और ये एम्प्टी 2 बाइट को एम्प्टी छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ से क्या किए, आपका सी जो इंटीजर है 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट में ये सी आपका असाइन हो गया। इस तरह से क्या हो गया, अगर सी को आप एक्सेस करना चाहिए क्या होगा, वन सीपीयू साइकिल में पूरा का पूरा सी एक्सेस हो जाएगा। आपका 32 बिट आर्किटेक्चर है तो क्या एक वन सीपीयू साइकिल में 4 बाइट एक्सेस करता है, इंटीजर का साइड 4 बाइट है। इस तरह से सीपीयू क्या हुआ, सीपीयू साइकिल का सेविंग हो गया। लेकिन नेक्स्ट केस में देखिए क्या, तो इस तरह से क्या कहे 1 बाइट यहाँ एम्प्टी 2 बाइट या 4 बाइट, इस तरह से टोटल साइज क्या हो जाएगा 1 बाइट फॉर ए 1 बाइट फॉर बी और 2 बाइट एम्प्टी एंड 4 बाइट फॉर इंटीजर। इस तरह से साइज क्या हो गया 8 बाइट हो गया। इस तरह से यहाँ स्ट्रक्चर का साइज आपको कितना होना चाहिए 6 बाइट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है 8 बाइट हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा पैडिंग के अनुसार स्ट्रक्चर का साइज डिपेंड करता है। जैसे मतलब जैसे ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन पर भी डिपेंड करता है। यहाँ कैरेक्टर डिक्लेयर किए थे, यहाँ सपोज कैर ए इंट सी और कैर बी कर देता है, हो सकता है उस केस में आपका स्ट्रक्चर साइज कुछ और हो जाता है। इसका मतलब ये जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन के अनुसार, मेंबर वेरिएबल डिक्लेरेशन के अनुसार ये स्ट्रक्चर का साइज वेरी करते रहता है। यहाँ पर देखिए 8 बाइट हो गया, लेकिन होना चाहिए था क्या स्ट्रक्चर साइज 6 बाइट, लेकिन ये क्या हो गया सीपीयू साइकिल सेव करने के चक्कर में क्या 8 बाइट स्ट्रक्चर का साइज हो रहा है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर का साइज आपका
डिपेंडेंट हो जाएगा, सिस्टम के अनुसार डिपेंडेंट हो जाएगा।